बीए थर्ड ईयर की क्लास में आप सभी का वेलकम है। हम स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे हैबरलर का इंटरनेशनल ट्रेड का सिद्धांत। आज हम इस सिद्धांत को इस तीसरे वीडियो में ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अब हैबरलर का हम पढ़ चुके हैं सिद्धांत, जिसमें उन्होंने यह बताया था कि पीपीसी होता है, सीआईसी होता है और प्राइस लाइन होती है। अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार दो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करेंगे। हमने यहाँ पर दो देश लिए हैं। ए देश ए का पीपीसी है, बी डैश देश बी का पीपीसी है। सीआईसी देश ए का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है और सीआईसी बी देश बी का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व है। ये देश ए है और ये देश बी है। देश ए और ये देश बी है। ये दोनों देश जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कर रहे होते हैं तो देश ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का जो ढाल है या जो इसका स्लोप है या जो इसकी आकृति है वो ये शो करती है कि देश ए कपड़ा उत्पादन में दक्ष है, क्योंकि ओ ए डैश दूरी ज्यादा है ओ ए दूरी से। इसी तरीके से देश बी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये शो करता है कि देश बी फर्नीचर के प्रोडक्शन में ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा दक्ष है। जब ये दोनों देश व्यापार नहीं कर रहे होते हैं तो दोनों देशों के प्रोडक्शन की स्थितियों को दोनों ही देशों के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताते हैं और दोनों देशों में किस प्रकार उपभोग हो रहा है उसे दोनों देशों के कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व बताते हैं। देश ए में कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व एम बिंदु पर टच करता है पीपीसी को, तो इस देश के लिए उपभोग और उत्पादन का जो स्तर है वो इस प्रकार होगा कि देश ए कपड़े का उत्पादन करेगा ओसी और फर्नीचर का उत्पादन करेगा ओएफ। और देश बी की बात करें तो कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और इसके पीपीसी से हमें यह शो होता है कि देश बी फर्नीचर का उत्पादन करेगा ओ एल और कपड़े का उत्पादन करेगा ओ जी। तो दोनों ही देशों की घरेलू उपभोग और उत्पादन की कंडीशन हमारे सामने है। अब हैबरलर ये कहते हैं कि क्यों ना देश ए बी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल हो। देश ए श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करे कपड़ा उत्पादन में, देश बी श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करे फर्नीचर उत्पादन में। देश ए जो एक्स्ट्रा कपड़ा उत्पादित करे वह देश बी को निर्यात कर दे और देश बी जो एक्स्ट्रा फर्नीचर उत्पादित करे उसे देश ए को आयात कर दे। अब ऐसा करने पर क्या होगा कि देश ए मात्र या मैक्सिमम अपने जो साधन है वो कपड़े उत्पादन में लगा देगा और देश बी अपने जो अधिकतम साधन है वो फर्नीचर उत्पादन में लगा देगा। अब दोनों देश व्यापार किस प्रकार करेंगे इसके लिए हम नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में हमने देश ए और देश बी दोनों के ही प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र को एक साथ रख दिया है। तो अगर इसको आप ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखेगा कि देश ए का वही हमने दोनों चीजें सेम ली है। एक्स अक्ष पर हमने कपड़ा लिया है और वाई अक्ष पर हमने फर्नीचर लिया है। ए डैश देश ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है और बी डैश देश बी का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब ये दोनों देश अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शामिल होंगे तो देश ए अधिकतर कपड़े का उत्पादन करेगा और देश बी अधिकतर फर्नीचर का उत्पादन करेगा। यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हैबरलर के सिद्धांत में पूर्णतया श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण नहीं होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देश ए अगर कपड़ा उत्पादन में दक्ष है तो वो अपने सारे साधन कपड़ा उत्पादन में नहीं लगाएगा, बल्कि आंशिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हुए कुछ उत्पादन फर्नीचर का भी करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है हैबरलर के सिद्धांत की। इसी तरीके से जो देश बी है वो भी आंशिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करेगा और कुछ उत्पादन कपड़े का भी करेगा।
अब ये दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होने के लिए आंशिक श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण करते हुए देश ए कपड़े का मैक्सिमम उत्पादन करेगा, देश बी फर्नीचर का मैक्सिमम उत्पादन करेगा। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि देश ए कपड़े का कितना उत्पादन कर रहा है और देश बी फर्नीचर का उत्पादन कितना कर रहा है। इसके लिए हमें देखना होता है अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा को। अब ये क्या है, इसका नाम क्या है, टी। जिस प्रकार घरेलू स्तर पर दो वस्तुओं के लिए कीमत रेखा होती है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी वस्तुओं के लिए कीमत रेखा होती है। और कीमत रेखा जहां प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र को टच करती है, वहां उस देश के लिए उत्पादन का स्तर तय हो जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, हालांकि कीमत रेखा के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र के टच होने पर क्यों वहां उस बिंदु पर उत्पादन तय होता है, यह बहुत ही हाई लेवल की बात है, या हम कहें कि एमए लेवल की बात है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना सा ही समझ लेना है, क्योंकि आपके लिए कोर्स में प्रारंभिक अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्र को समझाया गया है। तो आप इतना सा समझ लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा किसकी कीमत, कपड़ा और फर्नीचर की कीमतों के अनुपात को जो दर्शाने वाली रेखा है, जहां वह प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र को टच करती है, वहां उस देश के लिए उत्पादन तय हो जाता है। और कौन सी दशा में उत्पादन तय होता है, जब वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रवेश कर रहे होते हैं। तो हम देखते हैं कि देश ए का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र जो कि ए डैश है, वो अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा टी को बिंदु क्यू पर टच करता है। तो इसका मतलब ये है कि देश ए में जो उत्पादन का स्तर है वो क्या होगा, देश ए में एक्स वस्तु का जो उत्पादन है वो होगा OJ, एक्स वस्तु का उत्पादन OJ होगा कंट्री ए में, और वाई वस्तु का उत्पादन कितना होगा, QJ, वाई वस्तु का उत्पादन होगा QJ। हालांकि उत्पादन को हम जब ग्राफ पे मापते हैं तो हम डैश 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 करके इस तरीके से लाइनें खींचते, फिर हम यहाँ पर पैरामीटर्स को लिखते हैं। चाहे आप एक्स अक्ष के लिए यहाँ लिखें, चाहे यहाँ लिखें, चाहे यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता एक्स की मात्रा में। इसी तरीके से वाई के लिए पैरामीटर आप यहाँ लिखें, चाहे यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा के प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी वक्र के क्यू बिंदु पर टच होने का मतलब ये है कि जो देश ए है वह एक्स वस्तु का OJ उत्पादन करेगा और Y वस्तु का कितना करेगा, QJ। अब हम बात करते हैं देश B की। अंतरराष्ट्रीय कीमत रेखा देश B के उत्पादन संभावना वक्र को बिंदु R पर टच करती है। इसका मतलब ये है कि इस देश में देश B में Y वस्तु का उत्पादन OR होगा, सॉरी R तो हम यहाँ पहले लिख चुके हैं, हम यहाँ P ले लेते हैं। Y वस्तु का उत्पादन OP होगा, जबकि X वस्तु का उत्पादन कहाँ होगा, PR होगा। चाहे आप यहाँ लीजिए चाहे यहाँ लीजिए, बात एक ही है। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार की, कि कैसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होगा। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार होने से पहले हम यहाँ लिख देते हैं कंट्री बी में एक्स वस्तु का उत्पादन होगा PR और वाई वस्तु का उत्पादन कितना होगा, OP। अब दोनों देशों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार होगा, इसके लिए हमें दोनों देशों की CIC को भी कंसीडर करना पड़ेगा। देश ए का जो CIC है वो ये शो करता है कि इस देश को X और Y की कितनी मात्राएं उपभोग के लिए चाहिए। इसी तरीके से CICP यानी कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व और ऑफ B कंट्री ये शो करता है कि इस देश को X और Y की कितनी मात्राएं उपभोग के लिए चाहिए। तो अब हम यहाँ करेंगे उपभोग की मात्राओं का निर्धारण।
तो सबसे पहले ए देश के लिए करते हैं। तो ए देश के लिए जो उपभोग का निर्धारण होगा ST। तो इसका मतलब अब क्या हुआ, अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंसंट्रेशन करना पड़ेगा कि देश ए में उत्पादन का स्तर तो तय हुआ बिंदु Q पर। उत्पादन का स्तर कहाँ तय हुआ, बिंदु Q पर। और उपभोग का स्तर कहाँ तय हुआ, बिंदु S पर। उपभोग का स्तर कहाँ तय हुआ, बिंदु S पर। किसके लिए, ए कंट्री के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश ए को X वस्तु का उपभोग कितना करना है, OT, जबकि उत्पादन कितना कर रहा है, OJ। तो इसका मतलब इस देश के जो एक्सपोर्ट हो गए वो क्या हो गए, एक्स्ट्रा कितना बचा, TJ। दोबारा देखिए, Q बिंदु से तो तय हुआ देश ए का उत्पादन स्तर, बिंदु S से तय हुआ देश का उपभोग का स्तर। तो इसका मतलब ये है कि देश एक में उत्पादन तो है X का OJ, उपभोग है X का OT। तो देश ए में जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी बच गई X वस्तु की वो कितनी है, TG। तो इसका मतलब TG क्या हुआ, देश ए का क्या हुआ, निर्यात होगा। तो आप इस TG को यहाँ नापिए चाहे यहाँ नापिए, बात एक ही है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका नाम रख देते हैं हम BC रख देते हैं। तो CQ क्या है, CQ बोल दीजिए या TG बोल दीजिए, वो देश ए के क्या है, निर्यात। तो निर्यात क्या है देश का, CQ। अब ए देश के आयात के बारे में हम पढ़ते हैं। देश ए में जो ए वस्तु का उत्पादन है वो कितना है, जो हमने शुरू में मेजर किया था, QJ या CT। और इस देश में उपभोग के लिए वाय वस्तु कितनी चाहिए, इस बिंदु को देखें तो ST। इसका मतलब ये S और C मात्रा ये देश क्या करेगा, B देश से आयात करेगा। तो आयात कितने हो गए, SC। तो हम इस ग्राफ को या तो सिर्फ इस त्रिभुज से बता सकते हैं, ये जो त्रिभुज है यहाँ हम इसे एक्सपोर्ट और इसे हम इंपोर्ट लिख सकते हैं, या फिर हम इस पूरे ग्राफ को यहाँ ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं देश बी की। देश बी में जो उत्पादन का बिंदु है वो R से तय हो रहा है, बिंदु R से तय हो रहा है, जबकि उपभोग का जो बिंदु है वह तय हो रहा है बिंदु U से। अब हम यहाँ पर इस देश बी के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे तय करेंगे, तो यहाँ पर भी हमको इस देश में उपभोग के स्तर को देखना पड़ेगा। अब आप ये सारा भूल जाइए, अब हम देश बी पे कंसंट्रेट करेंगे। देश बी में जो उपभोग है वो कुछ इस प्रकार है कि देश बी का जो उपभोग का पैटर्न है वो ये कहता है कि देश बी को X वस्तु की मात्रा तो OV चाहिए और Y वस्तु की मात्रा OW चाहिए। अब ये जो देश है, देश बी, उसका उपभोग का स्तर तो ये कहता है कि देश बी में Y वस्तु का उत्पादन OP हो रहा है, जबकि Y वस्तु का उपभोग कितना चाहिए, UV। तो एक्स्ट्रा कितना बचा देश में, चाहे तो आप UV बोल दीजिए या फिर XY बोल दीजिए। तो इसका मतलब देश बी में जो एक्स्ट्रा Y है, जो एक्स्ट्रा फर्नीचर है वो कितना है, RX। इसका मतलब देश ए के एक्सपोर्ट कितने हो गए, RX। लेकिन देश बी का जो उपभोग का स्तर है वो ये बताता है कि देश बी में X वस्तु का उपभोग कितना है,
देश इसका उपभोग कितना है OV या WU, लेकिन यहाँ पर उत्पादन कितना होता है X का WX या OY। तो इसका मतलब ये कि जो XU है वो इस देश के क्या हो गए, आयात हो गए। इंपोर्ट ऑफ X क्या है, XU। इस प्रकार ये दोनों देश आयात और निर्यात करेंगे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपोर्ट ऑफ A इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ B और इंपोर्ट ऑफ B इज इक्वल टू एक्सपोर्ट ऑफ A, यानी कि आयात और निर्यात दोनों के बराबर होते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये जो हैबरलर का सिद्धांत है ये थोड़ा सा आपको क्लिष्ट लग सकता है क्योंकि इसमें ग्राफ ही कुछ ऐसा है, लेकिन इसमें समझने वाली बात ये है कि एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, J.S. मिल और हैबरलर सभी एक ही बात करते हैं। और वो क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो देश जिस वस्तु के उत्पादन में दक्ष हो उसे उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए, और जो दूसरे प्रकार की वस्तु होती है उसका अन्य देश से आयात कर लेना चाहिए। एडम स्मिथ, J.S. मिल और डेविड रिकार्डो के सिद्धांत में पूर्णतया श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण होता था। ये जो श्रम विभाजन विशिष्टीकरण होता था, इसका मतलब ये था कि ये देश अपने सभी साधनों को उस वस्तु के उत्पादन में पूरी तरह लगा देते थे जिसमें वो दक्ष हो, जबकि हैबरलर के सिद्धांत में आंशिक श्रम विभाजन विशिष्टीकरण होता है, जिसका मतलब ये है कि जिस वस्तु के उत्पादन में अदक्ष है उसका भी थोड़ा बहुत उत्पादन होगा। इस प्रकार हैबरलर अपने सिद्धांत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस प्रकार तय होगा उसका निर्धारण करते हैं। अब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे, हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी।